किन्हीं कुछ कारणों से, ऐसे पारिवारिक कुछ घटनाएं हुई या और भी ऐसी परिस्थितियां बनी, उनके कारण मेरा मन हुआ कि अब सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा जाए। 19 का मेरा जो अटेम्प्ट था वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे उसका कारण समझ में नहीं आता कि वर्ष 2019 में मेरा चयन क्यों नहीं हो पाया। 6 से 7 साल हो चुके हैं। इतना टाइम तक पेशेंस बनाए रखना, बीच में नहीं लग रहा था कि यार अब छोड़ देना चाहिए? रिजल्ट भी जो है अपने पक्ष में नहीं आ रहा है। कि चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे रचेगा? मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2017, 18, 19, 20, 21, 22 मैंने लगातार प्रीलिम्स निकाले और फॉरेस्ट के भी प्रीलिम्स निकाले, एक भी नहीं रुका। और आपको बताता हूँ, मैं इंटरव्यू के दौरान जो इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई मेरे साथ, वो ये हुआ कि उनको पता चला कि एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है वो, कि हो सकता है कि वो जीवन की आखिरी रात हो उनकी। मतलब वो 6 पेपर सपने में आते हैं मेरे, और ऐसा लगता है कि आधा आधा भी हर पेपर में बढ़ाता तो 3 नंबर हो जाते। एक ही चीज़ है, अगर आप मुझसे 3 चीज़ें पूछेंगे तो मैं तीनों बार कहूँगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ये निरंतरता का एग्जाम। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 23 जून को MPPSC 2024 प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। जैसा कि आपको पता है PWMP एग्जाम वाला का प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर आ चुका है। प्रतिज्ञा दिवस पर PWMP एग्जाम वाला का सबसे भारी डिस्काउंट जो कि अप टू 73% है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर बैचेस दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया एक्चुअल प्राइस और ऑफर दिया गया है। याद रहे ये ऑफर सीमित समय के लिए। अगर इससे भी और आप भारी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड APW500 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। याद रहे ये ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी करें। इसमें से किसी भी प्रकार का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। जल्दी करें। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे मेंस हो, प्री हो, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेरीज थे आपके, तो सोचा कि हम इंटरव्यू शुरुआत कर दें। मैं बताना चाहूँगा हमारे आज जो गेस्ट हैं चंद्रकांत त्यागी भैया हैं, जिनका सिलेक्शन MPPSC 2021 में AD स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पद पर हुआ है। तो इनसे जानेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये इनका जो तैयारी का दौर है काफ़ी लंबे समय से चला है और आज इनको ये सिलेक्शन प्राप्त हुआ है काफ़ी लंबे टाइम के बाद। तो ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू। मेरा नाम चंद्रकांत त्यागी है, जैसा आपने अभी बताया। मैं मूलतः मुरैना जिले का रहने वाला हूँ, पर अभी काफ़ी समय से मैं भोपाल में रह रहा हूँ। मेरा कॉलेजिंग भी भोपाल से हुई है और मैं चूँकि इससे पहले वन विभाग में पिछले 7 वर्षों से वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ वहीं, और उसी के साथ साथ ये तैयारी चल रही थी। राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में मेरा चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ है। प्रथम रैंक आई है मेरी उसमें। फाइनल रिजल्ट आया था उस दिन, कैसा क्या माहौल था? मतलब क्या सोचा था पहले कि हाँ, जैसे रिजल्ट का तो 1-2 दिन पहले आइडिया हो गया था कि आने वाला है, उसके पहले क्या चल रहा था? रिजल्ट का जैसे ही लगा था कि अब कुछ दिनों में रिजल्ट्स आने वाला है, जैसे इंटरव्यू कंप्लीट हुए, फिर चुनाव की काउंटिंग थी, तो ये लगा था कि इस वीक में आना ही है, जैसा कि OSD सर ने कहा था MPPSC के कि 1 वीक में हम रिजल्ट दे देंगे। तो रिजल्ट की चीज़ें तो बड़ी अप्रत्याशित रहती हैं और उनके लिए हर पल ये रहता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन या किसी तरह की चीज़ आती है तो ये लगता है कि कब रिजल्ट आ गया। हर नोटिफिकेशन के साथ ये लगता है कि कहीं ये रिजल्ट तो नहीं आ गया। बिल्कुल। चूँकि मैंने वर्ष 2019 में भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार दिया हुआ था और उस साक्षात्कार से भी मुझे काफ़ी उम्मीदें थी और मेरी मुख्य परीक्षा भी बहुत अच्छी गई थी। तो वो जब रिजल्ट आया था 12 बजे, तो उसमें चूँकि मेरा चयन नहीं हो पाया था किसी भी पद पर, तो उस वजह से मेरी चीज़ें और ज़्यादा वैसी हो गई थी कि रिजल्ट को लेके उत्साह या डर दोनों का एक मिश्रित टाइप का स्वरूप था कि। और रिजल्ट आया, चूँकि मैं उस समय लाइब्रेरी में ही था, ये 24 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा था। तो रिजल्ट आया और मैंने जैसी ही PDF देखी तो लकीली फर्स्ट पेज पे मेरा नाम था। अच्छा। हाँ, तो एक पल को ये लगा कि शायद डिप्टी कलेक्टर में हो गया है। अच्छा। क्योंकि वो पहले जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे कई सीनियर्स भी कहा करते थे क्या तैयारी करो लेकिन पहले पेज पे नाम आना चाहिए। सही है। हाँ, तो वो पहला पेज डिप्टी कलेक्टर वाला रहता है, फिर वो आधे पेज में लिखा था अनुपूरक सूची। अच्छा। हाँ, तो फिर स्वाभाविक सी बात थी कि फिर बाकी सब पद भरे नहीं थे, सेकंड प्रेफरेंस पे यही था AD स्कूल एजुकेशन, तो इसमें मुझे पहली रैंक प्राप्त हुई थी। फिर उससे भी ज़्यादा खुशी और उस तरह की चीज़ें जब मार्क्स आई तो वो देखे, तो संयोग से और सौभाग्य से मुझे साक्षात्कार में भी
बड़े अच्छे मार्क्स मिले, मतलब 150 नंबर मिले, शायद इस बार 156 हाईएस्ट है। हाँ, तो प्रिपरेशन कब से शुरुआत हुई थी कि पीएससी कब सोचा था आपने कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? मतलब पीएससी का ऐसा था कि मेरा 2015 में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, मैंने 2015 का पास आउट हूँ, और मेरा तब मैंने बिल्कुल सिविल सर्विसेज का ऐसा आइडिया नहीं था। पहला ये था कि हम टेक्निकल फील्ड में जाने की ये थी, तो उसी प्रयास में मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और गेट में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो फिर ये लगा कि मैं एमटेक या टेक्निकल आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान था, और उसके बाद मैंने एमटेक ज्वाइन किया और मैं 2018 में एमटेक मेरा कंप्लीट हुआ। तभी से किन्हीं कुछ कारणों से, ऐसे पारिवारिक कुछ घटनाएं हुई या और भी ऐसी परिस्थितियां बनी, उनके कारण मेरा मन हुआ कि अब सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा जाए। तो प्रथम दृष्टया यही था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी की जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तब निरंतर परीक्षाएं भी करा, मतलब रूटीन परीक्षाएं भी हो रही थी और हर साल रिजल्ट आ रहे थे, तो उनसे उत्साह भी था। और ये था कि तो वर्ष 2018 में मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था। चूंकि वर्ष 2017 में मेरे सिविल और फॉरेस्ट दोनों के प्रीलिम्स निकल चुके थे, तो एक छोटा सा अनुभव मेरे पास था। लेकिन सिर्फ वो प्रीलिम्स की एक फैक्चुअल तैयारी थी। वर्ष 2018 से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया और मैंने वर्ष 2018 के प्रीलिम्स दोनों निकाली, फॉरेस्ट वाले भी और सिविल वाले भी, दोनों की मीन्स दिए। मेरा फॉरेस्ट में भी नहीं हो पाया और इसमें मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था सिविल में। बाकी मेरे मार्क्स इतने थे कि मेरे जो इंटरव्यू कॉल आ जाता। 2018 की मैंने कॉपियाँ देखी हुई थी, उस वक्त आरटीआई के माध्यम से आप कॉपियाँ देख सकते थे। फिर वर्ष 2019 आया, तो 19 की कहानी तो आप सबके सामने है ही बहुत अच्छी तरीके से। तो 19 में ये रहा कि 19 का मेरा जो अटेम्प्ट था वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। मतलब मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे उसका कारण समझ में नहीं आता कि वर्ष 2019 में मेरा चयन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैं वर्ष 2018 की कॉपियाँ देख चुका था। मुझे पता था कि आयोग किस प्रकार से मार्किंग कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, और उसके बावजूद उसी डायरेक्शन में मैंने प्रिपरेशन की। मेरे मेंस बहुत अच्छे गए थे, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी थी, और मेरे स्तर पे तो मुझे मेरा साक्षात्कार भी अच्छा ही लगा था, पर मेरा अंतिम रूप से उसमें चयन नहीं हो पाया। किसी भी पद के लिए मेरा चयन नहीं हो पाया। तो वो मुझे लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। वर्ष 2020 का भी मेंस मैंने दिया हुआ था, चूँकि नया सिलेबस था या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो उसमें भी मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। वर्ष 2021 में तो ये मेरा चयन हुआ ही है। वर्ष 2021 में मैंने मेंस दिया हुआ है, तो 745 मार्क्स थे मेरे मेंस में। तो ये जर्नी निरंतर है। 2022 का भी दिया हुआ है, तो उसका भी परिणाम आ गए हैं, और अभी 24 का हाल ही में प्री दिया हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि 2018 से आपने शुरुआत हुई थी, ये लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं, है ना? तो इतना टाइम तक पेशेंस बनाए रखना, बीच में नहीं लग रहा था कि यार अब छोड़ देना चाहिए, रिजल्ट भी जो है अपने पक्ष में नहीं आ रहा है? एक श्रीकांत वर्मा जी की एक बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। अक्सर जब ऐसी चीज़ें आती हैं जैसा आपने कहा, तो हम भी गुनगुना लेते हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे। तो श्रीकांत वर्मा जी बड़े अच्छे लेखक थे, उन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी कि चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा, पहले मैं झुलसा फिर धधका छटकने लगा, चाहता तो करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था, जो कराएगा कैसे निभाएगा, न ये शहादत थी, न यह आत्मोत्पीड़न था, न यह उत्सर्ग था, तब क्या था यह, चाहता तो किसी के मत्थे मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था, जो मरेगा कैसे गड़ेगा, जो बचेगा कैसे रचेगा। अरे वाह। तो बस इसी तरह की कुछ ऊहा-पोह जिंदगी में चलती रही। और उसका एक दूसरा कारण ये था कि निरंतरता बनी हुई थी, प्रीलिम्स लगातार निकले जा रहे थे, सिविल के भी निकल रहे थे, फॉरेस्ट के भी निकल रहे थे। और मैंने आपको शुरुआत में बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि वर्ष 2018 से ही मैं वन रक्षक के पद पर कार्यरत था। तो वो मेरा एक शासकीय सेवा का अनुभव और साथ में वो चीज़ें समानांतर रूप से चली रही थी, तो वो एक कारण रहा। और 19 का इतनी लंबी प्रोसेस, कई कारण रहे उसमें, कोर्ट केस भी रहे, कोविड भी रहा, तो वो एक इंतजार की कि अब ये रिजल्ट आने वाला है। अगर 20 के आप निरंतर मीन्स दे रहे हैं, 21 के दे रहे हैं, फिर प्रीलिम्स निकल रहे हैं, तो वो उसी क्रम में ये इतना समय। ओके, प्रिपरेशन में बात करना चाहूँगा, जैसे कुछ एकेडमी वगैरह ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टार्ट कर दिया था आपने? मैंने आपको बताया कि 2018 से ही मैंने तैयारी प्रारंभ की थी, और 2018 से ही मैं जॉब में था, वन रक्षक के पद पर कार्य कर रहा था। तो एकेडमी तो कोई मैंने सिंगल कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, अभी तक नहीं की। मैंने टेस्ट सीरीज जरूर 2020 और 21 के समय पे टेस्ट सीरीज एक कोचिंग की ज्वाइन की हुई थी। और अभी 2021 के समय में आपको बताना चाहूँगा कि एक भोपाल में आदरणीय विकास सिंह सर हैं, AIAS के संचालक हैं,
तो साक्षात्कार के लिए मैंने उन्होंने मार्गदर्शन दिया था मुझे। और उनका मार्गदर्शन मुझे काफ़ी काम आया। मतलब वो जिस तरह से उन्होंने सच को एक्सेप्ट करना सिखाया। कई डाउट्स ऐसे रहते हैं कि ये क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा कि 6-7 साल से कर रहे थे, कई बार बोर्ड के भी यही क्वेश्चन रहते हैं जी। और इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो उन्होंने सच को स्वीकार करना सिखाया कि किस तरीके से आप अपने सच को स्वीकारें और उसमें कोई परहेज नहीं। अगर किसी को शुरुआत करनी है, कोई पीएससी में आना चाहता है, तो उसको पहले प्री से पढ़ना चाहिए या मेंस से पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है तो मेरा ये मानना है कि किसी को भी मतलब मुख्य परीक्षा के स्तर से तैयारी करनी चाहिए। और मुख्य परीक्षा में एटलीस्ट उस पोर्शन की तो पहले तैयारी करनी चाहिए जो पोर्शन प्रीलिम्स में भी कॉमन है और मेंस में भी कॉमन है। और कोर सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। आप उसको उस आधार पे कम या ज़्यादा नहीं पढ़ सकते कि इस साल तो पेपर इसके बहुत ऊपर के क्वेश्चन आए थे या बहुत सतही क्वेश्चन पूछे थे, तो इस आधार पे उसकी आप सतही तैयारी नहीं कर सकते वनडे एग्जाम की तरह। वो आपको कोर सब्जेक्ट को प्रॉपरली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपने जैसे बोला कि मेंस से पढ़ना चाहिए, प्री में कितना रोल रहता है मेंस का? मुझे लगता है कि जितने भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं, और जिनका हर बार, चूँकि प्री का मेरा लंबा अनुभव है, मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2017, 18, 19, 20, 21, 22 मैंने लगातार प्रीलिम्स निकाले और फॉरेस्ट के भी प्रीलिम्स निकाले, एक भी नहीं रुका। और ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि जैसे 2020 में शायद 67 या कुछ कट ऑफ था, तो तब भी मेरे मार्क्स 80 थे। अच्छा पेपर आया था 2020 का। तो प्रीलिम्स का मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और प्रीलिम्स में मेरे हर बार, मैंने जैसा आपको बताया, फॉरेस्ट का भी प्री निकला हुआ है, तो प्रीलिम्स में मेंस की तैयारी हमेशा काम आती है। प्रीलिम्स में जब आप मेंस की तैयारी करके जाते हैं तो आपके जो कोर सब्जेक्ट से किसी भी स्तर के अगर प्रश्न बनते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं। क्या अप्रोच रखना चाहिए? आप बता रहे कि आपको लगातार प्री रुकता ही नहीं था किसी भी कोई सा भी अप्रोच यही है कि आप मेंस पहले तैयार करें। उसके दो फायदे हैं। एक तो अकेला आपका प्रीलिम्स निकल भी जाएगा, और अमूमन कुछ अगर विशेष परिस्थितियों को छोड़ भी दिया जाए तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए 80 से 90 दिन का अधिकतम समय देते हैं। बढ़ के कुछ विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा हो जाए तो उन दिनों में आप मेंस को बहुत अच्छे स्तर तक तैयार कर भी नहीं पाएंगे अगर प्रीलिम्स निकल भी गया तो बेहतर यही है कि पहले आप मेंस तैयार करें और मेंस में उन पोर्शंस को कर लें। अगर 90 दिन में आप हिंदी, एथिक्स और ये सब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंस की तैयारी प्रमुख तौर पे पहले कर लेना चाहिए। अभी सिलेबस जो है चेंज हो चुका है, क्या लगता है आपको इसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है अभी जो तैयारी कर रहे हैं? हमें पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आयोग सिलेबस क्यों चेंज कर रहा है। अब हम ही दे रहे हैं, जब से दे रहे हैं 18 से दे रहे हैं, तो आयोग को लगता है कि कुछ छात्र छात्राएं इस तरह के होते हैं कि वो एक ही सिलेबस में परिपक्व हो जाते हैं 4-5 मेंस के लिए। तो इससे जो अन्य प्रतिभागी हैं कहीं ना कहीं उस पर प्रतिस्पर्धा के स्तर पर फर्क आता है। तो उनका ये मानना रहता है कि 4-5 वर्ष के अंतराल पे सिलेबस को चेंज कर दिया जाए। तो ये सिलेबस चेंज करने का प्रमुख कारण रहता है। तो अच्छी चीज़ें टाइम की डिमांड के अनुसार जो चीज़ें हैं, जैसे अभी इस बार सतत विकास लक्ष्य जोड़े गए हैं, विकसित भारत @2047 जोड़ा गया है। तो जो चीज़ें समय आधारित और लगता है तो सिलेबस तो अपडेट होते ही रहना चाहिए। उसमें सभी के लिए समानता का आधार हो जाता है। जिन लोगों ने अपना पहले से सिलेबस, जैसे मुझे लग रहा था जब मैंने 22 का मेंस दिया था कि इस बार अगर मेंस देने मुझे मिलेगा तो मेरा ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस तैयार है और मैं बहुत अच्छे से मेंस दे के आऊँगा। फिर जब सिलेबस बदलता है तो लगता है कि फिर से तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, आप ऑलरेडी जॉब में थे। हाँ। जॉब के साथ मैनेज करना प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? खास करके क्योंकि पीएससी में तो टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, तो कैसे मैनेज किया आपने? मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं वन रक्षक के पद पर था तो शुरुआती दौर में मेरी पोस्टिंग बालाघाट थी और वहाँ मैं टेरिटोरियल में, वन विभाग की एक शाखा होती है टेरिटोरियल, मतलब जहाँ जंगल को मोटे तौर पे आपको मैं कहूँ तो जंगल और ये सब देखना पड़ता है। तो वहाँ से मैंने स्थानांतरण भोपाल लिया कुछ समय बाद, और मेरी पोस्टिंग संयोग से नर्सरी में, रोपड़ियों में होगी, जहाँ पौधे तैयार करने का कार्य रहता है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि चैलेंजिंग रहता है, जॉब के साथ चीज़ें चैलेंजिंग रहती हैं, और खासकर आपकी फिक्स जॉब ना हो। 9 to 5 वाली जॉब नहीं थी मेरी वर्दी वाली जॉब थी, और फील्ड का काम रहता है। कई बार अधिकारियों के दौरे, कई बार रात के भी काम रहते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और कहीं ना कहीं उसका फ़र्क आता है। जैसे 2020 के मेंस का मैंने आपसे जिक्र किया था, तो 2020 के मेंस पे मुझे, मतलब मैं नर्सरी इंचार्ज था और उसी समय पौधों का निर्वर्तन का टाइम और चीज़ें हैं, तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी और उस वजह से चीज़ें अफेक्ट होती थी। लेकिन ये है कि अगर जब थोड़ा सा सोच लिया, या कोई ऑप्शन भी नहीं रहता आपके पास, आपको खुद का मोटिवेशन बनना पड़ता है। वो कहते हैं शायद
उन्होंने कहा था मुक्तिबोध जी ने कि बना हुआ अधिकारी सबको अच्छा लगता है और बनता हुआ किसी को नहीं। तो वो एक चीज़ रहती है कि आपको करना ही पड़ता है उसमें कोई ऐसा। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए मुझे, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले जो कि बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ये मार्क्स इतने कैसे मिले आपको? कैसे प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू का और क्या परफॉर्मेंस रहा था इंटरव्यू में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के लिए मैं आदरणीय विकास सिंह सर के पास मार्गदर्शन के लिए गया था। चूँकि 2019 का साक्षात्कार जब आप मिले थे मुझसे पहली बार, तो 2019 का साक्षात्कार जब दिया था तो मैं अपने स्तर पर संतुष्ट था मेरे साक्षात्कार के प्रदर्शन से, और मुझे ये लगा था कि ठीक है चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जब परिणाम अनुकूल नहीं रहा, मेरी उम्मीदों के अनुकूल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं ये आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ना कुछ आत्ममंथन या कहीं ना कहीं कहाँ कमी रह रही। अगर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कमी रह रही है तो वहाँ चीज़ों को, मुख्य परीक्षा के नंबर आए नहीं थे, साक्षात्कार के भी नंबर नहीं आए थे, लेकिन ये था कि वहाँ उनसे सर से थोड़ा मार्गदर्शन लिया। और मेरा इंटरव्यू इस बार 23 अप्रैल के दिन था, 17वां नंबर था, आदरणीय कोष्ठी सर के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पता ही नहीं, मतलब ऐसा चला कि पहले क्वेश्चन से उन्होंने स्टार्ट किया और वो चारों बोर्ड मेंबर उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द, मेरी हॉबी से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और मेरी हॉबी पे इंटरव्यू एंड हुआ। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का मुझे। शायद फैक्चुअल क्वेश्चन मुझसे 1 या 2 पूछे गए होंगे। आपको बताता हूँ, मैं इंटरव्यू के दौरान जो इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई मेरे साथ, वो ये हुआ कि एक क्वेश्चन में मैं सुनना भूल गया। तो उन्होंने कहा कि आपको ये, उन्होंने मुझसे कहा कि मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति कौन रहे हैं। मैंने सुना महिला उपराष्ट्रपति कौन रही है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि शंकर दयाल शर्मा रहे हैं। तो फिर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने गलत सुना है। तो मैंने वो चीज़ वहाँ करेक्ट हुई, तो मुझे वो एक चीज़ ज़रूर हुई थी। बाकी जैसे कि मेरा RET स्पीसीज़ पे, जो रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटन स्पीसीज़ थी, उनके बारे में संरक्षण करना मेरी हॉबी थी और प्रेरक प्रसंग पढ़ना सुनना थी। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या चीज़ें मिली आपको। तो एक छोटा सा प्रसंग है, अगर आप तो मैंने उनसे अटल जी का कहा था। अटल जी एक बार न्यूयॉर्क में थे, अपना इलाज कराने गए हुए थे और एक उनको पता चला कि एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है वो कि हो सकता है कि वो जीवन की आखिरी रात हो उनकी। और जब उनको ये पता चला, उस परिस्थिति में उन्होंने जो कविता लिखी कि ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पाँव चोरी छुपे ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से खबर एक खबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। तो इस तरह से मैंने उनको बताया कि उन परिस्थितियों में इस तरह से जिंदा दिली को जीना, और तो वो उनको भी अच्छा लगा। और मेरे डिपार्टमेंट और हॉबी से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करते हैं, और बोर्ड द्वारा 2-3 बार मुझे सराहना दी गई। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा साक्षात्कार का, और अच्छा ये रहा कि उसी अनुभव और उम्मीदों के अनुकूल वो नंबर भी मुझे दिखे, तो वो सुखद अनुभूति थी। और आपने बताया कि शुरुआत मुझे कि DSP जो है आपने 3rd प्रेफरेंस पे रखा था। हाँ। जबकि एक अच्छी पोस्ट है, DC के बाद हर कोई चाहता है कि DSP का रखें, तो आपका क्या ऐसा रीज़न था कि आपने 3rd पे रखा उसको? मुझे लगता है कि पोस्ट प्रेफरेंस में जो चयन होना चाहिए वो आपकी व्यक्तिगत रुचियों के हिसाब से होना चाहिए। कई लोग तो DSP को DC से भी ऊपर रख देते हैं। 2-3 कारण थे, मतलब मेरे व्यक्तिगत कारण हो सकता है सुनने में आपको बड़े अजीब से लगे, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं यूनिफॉर्म वाली जॉब कर रहा था और मुझे बीएड रखना पसंद है। तो मुझे ये था कि मैं अगर DSP बनता हूँ तो मुझे क्लीन सेव रहना पड़ेगा। ये बहुत, मतलब लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मेन रीज़न था। और दूसरा ये था कि मैंने ट्रेनिंग की हुई है फोर्स की, और वहाँ मेरा एक लिगामेंट ब्रेक हो गया था। तो मैंने लिगामेंट अपना ऑपरेट करवाया हुआ था। तो मैं नहीं चाहता था कि हेल्थ इश्यू या इस तरह की कोई चीज़ें आगे फर्दर हो, तो वो एक कारण था। बाकी मेरा 2.75 से डिप्टी कलेक्टर के लिए मेरे केवल 2.75 मार्क्स कम थे डिप्टी कलेक्टर के लिए। मतलब काफ़ी ये लग रहा होगा ना कि यार किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा जब मैं मुख्य परीक्षा दे रहा था वर्ष 2021 की, तो मेरा जो पेपर 5 था हिंदी का पेपर,
तो वहां मुझसे एक 3 मार्कर क्वेश्चन गलत हुआ और वो लगभग सबसे ठीक हुआ होगा। एक उपमा अलंकार का क्वेश्चन अच्छा। था, और उपमा अलंकार का ऐसा क्वेश्चन था कि उसमें ये कहा था कि उपमा अलंकार के प्रकार मतलब भेद बताइए, और मैं उसमें प्रकार लिखा है। मुझे वो गलती तुरंत रियलाइज हुई एग्जाम सेंटर के बाहर निकलने के बाद। तो मुझे उस समय ये आभास हो रहा था कि यार ये 3 नंबर या तो सिलेक्शन से बाहर ना करा दें या किसी पोस्ट में वो ना करा दें। तो वो उपमा अलंकार के क्वेश्चन की वजह से आज एक उपमा देने से लोग रह गए। तो अभी क्या रहेगा आपका, कंटिन्यू रहेगा या फिर? अधिकतर जो प्रतिभागी रहते हैं उन्हीं की तरह मेरा भी यही लक्ष्य है कि जिस पद को आप लक्ष्य आधारित करके तैयारी प्रारंभ करते हैं, और विशेषकर उप जिलाध्यक्ष का जो डिप्टी कलेक्टर का पद होता है, और खासकर जब आप इतने करीब आ जाएं। लेकिन बड़ा मैं आपको बताऊं, जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से ज़्यादा सिलेक्शन से ज़्यादा बस मैं वो पहले पेज पे जब नाम देखता हूं अपना, तो यही अनुभूति होती है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन 1575 के पूर्णांक में आप केवल 2.75 मार्क्स से रहे। मतलब वो 6 पेपर सपने में आते हैं मेरे, और ऐसा लगता है कि आधा आधा भी हर पेपर में बढ़ाता तो 3 नंबर हो जाते। सही है। तो वो अनुभूति भी ऐसी रहती है कि क्या मतलब वो काश वाला फैक्टर कहीं ना कहीं आ जाता है। ओके, जर्नी के बारे में बात करेंगे। कैसी क्या जर्नी रही तैयारी से लगा के? कई सारे फेसेस आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, कभी कभी मन करता है कि नहीं यार अब नहीं होगा यार, कभी फैमिली की तरफ से ताने रहते हैं, कभी कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे कोई मोमेंट हो आपकी लाइफ में? 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो अगर कोशिश हो, मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये रही कि मैं बहुत पहले ही हल्का सा जो मेरे खर्चे या उनके लिए मैं आत्मनिर्भर हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया एमटेक किया मैंने। तो एमटेक मैंने गेट के थ्रू किया था, तो वहाँ भारत सरकार की तरफ से मुझे 24 महीने स्टाइफंड मिला, और उसका स्टाइफंड खत्म हो पाता ही तब तक कि मेरी फॉरेस्ट वाली जॉब लग गई। तो आर्थिक तौर पे मैं आत्मनिर्भर था, पर निसंदेह बहुत सारी चीज़ें सामाजिक तौर पे भी, जैसे कि आपकी आजकल के परिवेश में विशेषकर मध्य प्रदेश और जिस अंचल से मैं आता हूँ, मुरैना चंबल अंचल जो है, वहाँ एक अगर आपकी सास की सेवा में हो आप, तो शादी के लिए उन चीज़ों के लिए भी दबाव रहता है। तो वो हमेशा बना रहा। चूँकि मेरी रुचि है अटल जी को पढ़ना और उस तरह की चीज़ें, तो उनकी जब कुछ पंक्तियों को मैं याद करता हूँ, उन्होंने कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि वो जूझे, लड़े। तो वैसा वाला कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। वापिस से प्री पे आना चाहूँगा। प्री के लिए वापिस से मुझे आप ब्रीफ में बता दीजिए क्या अप्रोच रहना चाहिए ताकि एक अच्छे स्कोर के साथ में क्वालिफाई हो। देखिए, मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेके मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, क्योंकि मैंने लगभग 3 बदलते हुए सिलेबसों में ये परीक्षा दिया है, और इस बार का अगर परिणाम अनुकूल रहा तो तीनों में मैं हर बार क्वालिफाई रहा हूँ। 2019 में एक अलग सिलेबस था, 20 के बाद प्रारंभिक परीक्षा का अलग सिलेबस रहा, और चूंकि आपने देखा है 2024 का ये अलग सिलेबस रहा। मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आए और प्रीलिम्स की परीक्षा के करीब 1.5 या 2 माह पहले आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स पर शिफ्ट कर देना चाहिए। उसके पहले जो तैयारी आपने कंबाइंड की है मुख्य परीक्षा के साथ, उसको छोड़ के आपको आंसर राइटिंग हो वो सब चीज़ें छोड़ के कंप्लीटली प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। और वहाँ आप जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप्स लगा चुके, खासकर जो अपने कोर सब्जेक्ट है उनके लिए आप घटना चक्र को लगाएं, क्योंकि हर बार अगर किसी बार उससे क्वेश्चन बहुत सिंपल आ गए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी वैसे प्रश्न नहीं आएंगे। आप 2024 का एग्जाम्पल देख लीजिए। बिल्कुल, जिन लोगों ने सतही स्तर पर पढ़ाई की, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस को लेके, हिस्ट्री को लेके, तो उनके आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो हमेशा कोर सब्जेक्ट को तो आपको अच्छा रखना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी स्तर का पूछे। और जो यूनिट्स आपकी, जैसे कि 7th यूनिट है, 6th यूनिट है, 6th यूनिट पूरी करंट बेस्ड यूनिट है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या रहे, बजट्स क्या रहे वहाँ पे, तो वो आपको वहां से पूरी की पूरी तैयार करनी पड़ेगी। जैसे अभी एक हाल ही में क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश के उद्योगों का क्या योगदान, मतलब कितने % उद्योग मध्य प्रदेश में है, तो वो आप इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का आइडिया मिल सकता है जब आप MSME में उद्योगों की प्रगति देखते हैं और वर्ष 2017-18 के आंकड़ों की तुलना 20-21 से करते हैं। तो प्री के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, फैक्चुअल नॉलेज को फिर इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस होनी चाहिए कि फैक्चुअल नॉलेज को आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और कोर सब्जेक्ट की आपकी पुख्ता तैयारी होनी चाहिए, और करंट पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और करंट बेस्ड जो भी टॉपिक ऐड हुए हैं उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति है। अब इस बार हमने प्रगति में जब पढ़ा तो हमने देखा कि 19 और 20 के लक्ष्यों की प्रगति देखी हमने। अगली बार जब प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो तब तक एक सूचकांक और आ गया होगा, तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो कई बार हम राज्य की सबसे प्रमुख परीक्षा दे रहे हैं, तो हमें अपने स्तर को इस तरह से एनालाइज करना पड़ेगा कि यार क्या पूछा जा सकता है,
और मैं आपको बताऊं एमपीपीएससी की एक चीज बहुत अच्छी है कि वो सिलेबस से बिल्कुल अटैच रहता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। आपको यूनिट वाइज भी लगभग वो संतुलन देखने को मिलेगा कि हर यूनिट में से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मुख्य परीक्षा में भी टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलता है। तो सिलेबस तो आपके लिए एक होली बुक की तरह होना चाहिए, और उसके आसपास आयोग हमेशा रहता है। और प्री इसलिए निकलना महत्वपूर्ण होता है कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है इस परीक्षा में, तो आप ऐसा है कि वो बिना चालक के वाहन जैसी स्थिति हो जाती है। फिर आप जिस भी तैयारी में मन करे, और एक प्रारंभिक परीक्षा निकलती रहती है तो आपके सामने मुख्य परीक्षा रहती है, तो पढ़ने की इंटेंसिटी में बहुत फर्क आता है अगर प्रीलिम्स निकलता है। तो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र, ऑब्जेक्टिव, करंट्स का ये डेटा आप बिल्कुल ओके। वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है इसके साथ में पीएससी की करना सही रहता है? देखिए, जिस परिवेश में जो लोग तैयारी करते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो ये रहता है हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि हम आत्मनिर्भर कहीं से हो जाए। तो ये लगता है कि यार पहले कोई भी नौकरी मिल जाए तो उसको ज्वाइन किया जाए। और मैं कई सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो वनरक्षक हैं, पटवारी हैं, ऐसे पदों पे जिन्होंने पहले पोस्टिंग ली और अब मुख्य यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन ले रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता ये रहती है कि इनमें चयन ले लिया जाए, क्योंकि जब हम वनडे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो फैक्चुअल नॉलेज रहती है बिल्कुल। हाँ, और लगभग प्रीलिम्स का स्तर भी फैक्चुअल नॉलेज का है। और तो मुझे लगता है कि वो फैक्ट्स तो काम आते ही हैं, और कुछ अतिरिक्त समय आप मुख्य परीक्षा के लिए देके तैयारी साथ में की जा सकती है। क्योंकि वनडे एग्जाम का एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है कि ये इस समय होंगे, तो उस समय को हटा के, और बहुत कम समय ऐसा रहता है कि पीएससी और वनडे एग्जाम का शेड्यूल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके। तो उस समय पर ले लेनी चाहिए। और मेरा अनुभव भी यही कहता है कि एक अगर आपके पास नौकरी है तो उसके साथ तैयारी करने में जरूर दिक्कत आती है, लेकिन आपका जो मेंटल लेवल है, जो चीजें हैं, आज मैंने आपको बताया कि मेरे साक्षात्कार का जो पूरा रहा, पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक मेरी अभिरुचि पे चला। मेरी अभिरुचि मेरी वनरक्षक की नौकरी की देन थी। वहां जाके मुझे सूक्ष्मावलोकन और उन सबसे रेयर एंडेंजर्ड थ्रेटन स्पीसीज के बारे में जानकारी मिली। और जब आप अधिकारियों को देखते हो, शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को देखते हो, तो आपको और इस जॉब के प्रति लगाव पैदा होता है, और आप बेहतर करने की सोचते हैं। अच्छा, कोई 3 फैक्टर ऐसे बताइए मुझे, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है जी इस प्रिपरेशन में, कोई 3 ऐसे फैक्टर बताइए आप मुझे। मैं आपको पहले 3 ऐसी चीजें बता देता हूं जो नहीं करनी चाहिए। एक तो कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए, जो मैंने की। मैंने 2019 का मेंस देके मैं इतना निश्चिंत हो गया था कि मेरी बहुत अच्छी मुख्य परीक्षा गई है, और मैं मतलब 571 पद हैं और मैं बिल्कुल हो गया हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि 20 के प्रीलिम्स मेरे 80+ मार्क्स थे, और 20 के मेंस के लिए 1 वर्ष के करीब समय मिल गया था, बावजूद मैंने तैयारी नहीं की। अब मैं कुछ भी उसके लिए कहता रहूँ कि नौकरी में समय नहीं मिला, ये नहीं मिला, पर वास्तविकता मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक थी। और कंटिन्यूटी ब्रेक के लिए बैक ऑफ द माइंड ये था कि मेरा 19 का पेपर अच्छा गया। तो पहली सलाह तो यही है कि जब तक आपका फाइनल सूची में नाम ना आ जाए, कभी अपने आप को सिलेक्ट मत मान के चलिए। चाहे आपके परिवेश के लोग कुछ भी कह रहे हो कि नहीं आपका तो हो जाएगा, आपकी मुख्य परीक्षा अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, फाइनल नहीं हो जाए, तो कंटिन्यूटी इस एग्जाम की सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, मतलब एक ही चीज है। अगर आप मुझसे 3 चीजें पूछेंगे तो मैं तीनों बार कहूंगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ये निरंतरता का एग्जाम है। आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो आप अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहेंगे। आप मेंस में आंसर राइटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये गलत कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में टेस्ट देंगे और आपको फैक्चुअल चीजें नहीं बनेंगी तो वहां आइडिया लग जाएगा। तो आप इस परीक्षा के लिए निरंतरता बनाए रखिए। दूसरा, आप माइंडसेट बनाए रखिए। अपने आसपास के जो लोक सेवक हैं उनको आप एक तरह से ऑब्जर्व करिए, और शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है कार्य करने की, उनको आप देखिए। तो उनसे क्या होगा कि करंट से जुड़े रहेंगे और आपको माइंडसेट का पता लगेगा। और तीसरी चीज ये है कि अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो अच्छे सीनियर्स आपके सिलेक्ट होंगे उनसे लगातार, गाइडेंस की कमी कई बार बहुत खल जाती है इस परीक्षा में। हमको आइडिया ही नहीं रहता है कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एथिक्स की केस स्टडी में जब 2018 की अपनी कॉपियां देखी तो मुझे नंबर तो ठीक मिले थे, लेकिन मैंने जो वहाँ लिखे थे, जो शब्द सीमा थी, फिर बाद में मुझे बताया गया कि ये इतना लिखना रहता है। तो कई बार ऐसे ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो एक तो आप निरंतरता बनाए रखिए, एक सिविल सेवा की अप्रोच को समझिए और वैसा माइंडसेट रखिए, और दूसरा आप अपने आसपास के जो भी अधिकारी हैं उनका अवलोकन करिए। मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं, कोचिंग कौन सी करें, कौन सी बेस्ट कोचिंग है हमारे लिए, ये वाला फैक्टर काम करता है क्या सिलेक्शन के लिए? जैसे जहां तक मेरी तैयारी की बात है तो मैंने आपको बताया कि मेरी परिस्थितियां ऐसी रहीं कि मैंने कहीं, देखो कोचिंग का ऐसा रहता है कि अगर सही गाइडेंस अगर मिल जाता है तो आपकी तैयारी को एक दिशा देने का कार्य कोचिंग करती है।
बाकी आपको अधिकतर मेहनत अपनी सेल्फ स्टडी से ही करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार आपको सही गाइडेंस मिल जाता है तो कम समय में अच्छी प्रिपरेशन के साथ वो निश्चित तौर पर सहायता करती है। तो अगर शुरुआती स्तर पे हैं आप तो, और अच्छा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। ओके, बस एंड करते हैं। कैसा क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पहला इंटरव्यू आपका आयोग में भी मैंने लिया था उस टाइम, जब 2019 के टाइम पे, और आज मेरा जो साक्षात्कार देने का मेन पर्पस था वो ये था कि जो गलतियां मैंने की, मैंने बहुत सारी गलतियां की। ओके। और लटकते पटकते आज मैं यहाँ पहुँच गया, तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट वो गलतियाँ ना करें। तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, और निरंतरता के साथ अगर आत्मनिर्भरता का कोई ऑप्शन हो तो वो भी तलाशते हुए तैयारी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अर्जुन भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो वो हैं, एक पंक्तियाँ हैं अटल जी की कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य कहाँ खड़ा है, रथ पर या पथ पर, तीर पर या प्राचीर पर, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ वो खड़ा है अथवा जहाँ उसको खड़ा होना पड़ा है वहाँ उसका धरातल क्या है। तो आप जैसे भी रहिए, जहाँ भी रहिए, जिन परिस्थितियों में भी रहिए, अपनी तैयारी को निरंतरता बनाए रखिए। सिलेक्शन कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जिसके होने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी या ना बदल जाएंगी, लेकिन ये प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आप चयनित हो ना हो, ये प्रोसेस में आप एक अच्छे इंसान बन के निकलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं बोलना चाहूँगा आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी जो सिलेक्शन हुए हैं उनकी जो प्रिपरेशन रहती है, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रगल फेस रहते हैं, उनको कोप अप करके सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपके सामने देख सकते हो 2018 से भैया लगे थे और आज फाइनली जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में कवर करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने जो टॉपर्स के जैसे जो इंटरव्यू लिए हैं उनके कॉपी वगैरह वहां पे डाल रखे हैं। थैंक यू सो मच।